सब्सक्राइब कीजिए एडुनारा वर्ल्ड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एग्जाम सॉल्यूशन सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज सॉल्व क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन इज चंद्रनाहन लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। चंद्रनाहन, तो चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हम सभी जानते हैं, ऑप्शंस आर लाहौल स्पीति, सिरमौर, शिमला, किन्नौर। द राइट आंसर इज योर शिमला। हम सभी जानते हैं जो चंद्रनाहन आपकी जो लेक है, चंद्रनाहन झील आपकी शिमला के रोहड़ू तहसील में है। कहाँ पे? शिमला के रोहड़ू तहसील में। और इसका एलिवेशन जो हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 4000 मीटर। चंद्रनाहन ट्रैक बहुत फेमस ट्रैक है। और जो सिमिलर एक नाम है आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर, है ना। चंद्रनाहन ग्लेशियर भी आपका इसी जो चंद्रनाहन लेक से ऊपर है। और उससे जो पब्बर रिवर है आपकी PABAR, पब्बर रिवर को जो से जो वाटर मिलता है आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर से, चंद्रनाहन लेक से। पब्बर रिवर का ही ओरिजिन है, इसको पब्बर वैली भी कहते हैं, रोहड़ू वैली को ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैदिक नेम ऑफ रिवर यमुना इज। जो यमुना का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शंस आर असिकिनी, अरिज्किया, कालिंदी और पुरुषनी। हम सभी जानते हैं यमुना का जो वैदिक नाम है यमुना का पुराना नाम जो है आपका कालिंदी है। और जो आपका अरिज्किया किसका नाम है? अरिज्किया हम सभी जानते हैं ब्यास का वैदिक नाम है। असिकिनी किसका नाम है? चिनाब का। और ये ब्यास का, ये यमुना का। और पुरुषनी किसका नाम है? रावी का है, रावी का। और हम सभी जानते हैं सतुद्री किसका नाम था? सतलुज का, है ना। सतुद्री इसका नाम है, सतलुज का वैदिक नाम है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता दूं, जो पुरुषुनी है उसका संस्कृत नाम क्या है? इरावती। क्या है? इरावती। और जो बिपाशा जो आपकी ब्यास है, अरिज्किया है, उसका जो संस्कृत नाम क्या है? बिपाशा है। तो इस प्रकार आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडर ऑफ क्योंथल प्रिंसली स्टेट वॉज। जो क्योंथल जो आपका राजसी राज्य था, उसका संस्थापक कौन था? देखिए, उसका जो फाउंडर था, ऑप्शंस आर पृथ्वी सिंह, करमचंद, राम सिंह और गिरिसेन। जो क्योंथल जो प्रिंसली स्टेट थी, पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो क्योंथल प्रिंसली स्टेट्स थी, इट इज़ ए प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट दैट टाइम। तो उसकी कैपिटल जो कहाँ पे थी आपकी? जूंगा, JUNGA, जूंगा, जूंगा में थी। जो इसकी स्थापना जो हमारी किसने की थी? गिरिसेन ने की थी। और ये कौंथल प्रिंसली स्टेट है, ये 15 अप्रैल 1948 को इंडिया में इसका एक्सेशन हो गया था, यानी कि समर्ज हो गई थी, है ना। तो इसी के अंडर जो 18 ठकुराइयाँ भी आती है, हम सभी जानते हैं। और जो इसकी जो स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी गिरिसेन ने। किसने की थी? गिरिसेन ने, है ना। ये मोस्ट ऑफ द एरिया आपका जो शिमला, आपका शिमला, सोलन और सिरमौर, ये इस रीजन में जो आपका क्योंथल प्रिंसली स्टेट का जो एरिया पड़ता है। तो गिरिसेन ने इसकी स्थापना की थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रानी का कोट फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। रानी का कोट फोर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रानी का कोट दोस्तों कहाँ पे है? ऑप्शंस आर मंडी, शिमला, कांगड़ा, चंबा। नो, द राइट आंसर इज योर मंडी। रानी का कोट किला कहाँ पे है? मंडी में है। और रानी का कोट जो किला किसने बनाया था? आपके सीवांत, SEWANT, सीवांत सेन ने। देखिए, सेन वंशज आपके बंगाल से आए हुए थे। वैसे डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये मैक्सिमम, जैसे मंडी के जो आपके जो राजा थे, है ना, आपके बाऊ सेन, बान सेन, अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की थी। उसी तरह से आगे सीवांत सेन ने जो है रानी का कोट फोर्ट बनाया था आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में। रानी का कोट, ये रानी विलेज आपका कहाँ पड़ता है? तहसील बाली चौकी, डिस्ट्रिक्ट मंडी में एक गाँव है रानी का विलेज। तो रानी का कोट ये कहाँ है आपका? डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। नर्मदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। जो आपका नर्मदेश्वर टेम्पल है, ये हिमाचल प्रदेश के किस प्लेस में? ऑप्शन है सुजानपुर, पालमपुर, नाहन और घुमारवीं। हम सभी जानते हैं आपका नर्मदेश्वर टेम्पल कहाँ पे? सुजानपुर में है। सुजानपुर कहाँ पड़ता है आपका? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, नर्मदेश्वर टेम्पल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये आपका 200 साल पुराना मंदिर है ना।
200 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है और 1802 में इसकी जो स्थापना की थी, जिसको बनाया था, जो राजा संसार चंद है उनकी जो रानी थी, एक रानी परसानी, PAR सॉरी PRASANNI, प्रासनी प्रासनी रानी प्रासनी देवी, रानी प्रासनी देवी ने जो है आपका नर्मदेश्वर टेम्पल को बनाया था। तो जो आपने विजिट किया हुआ है नर्मदेश्वर टेम्पल, जो इसकी जो वॉल्स है, मंदिर की दीवारें हैं, उसमें रामायण महाभारत की जो पेंटिंग लगी हुई है, इवन उसमें आपके वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स की जो इमेजेस लगी हुई है ना। ये 1802 में बनाया था। और जो किस स्टाइल में बनाया हुआ है, ये WHITTI भिट्टी स्टाइल में, WHITTI भिट्टी स्टाइल में बनाया हुआ है। किसने बनाया था? परसानी देवी, रानी परसानी देवी ऑफ राजा संसारचंद की जो वाइफ थी, है ना। 1802 में इस मंदिर को बनाया गया था। और कहाँ पे? ये सुजानपुर में। ऑप्शन ए इज द एक्यूरेट आंसर, सुजानपुर टीरा ऑफ हमीरपुर। ओके गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द किंग ऑफ चम्बा व्हेन जहांगीर विजिटेड इन 1621। देखिए, पहले तो पता होना चाहिए, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है उसमें आपने देखा होगा 1526 से शुरू होता है मुगलों का राज। उसमें हम जैसे हम याद रखने का तरीका होता है भाई साहब, BHAI भाई SAB भाई साहब। तो इसमें आपने देखा होगा कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इस तरह से ना, जहांगीर, उसके बाद कौन सा था, शाह आलम, है ना, उसके बाद औरंगज़ेब, उसके बाद बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। तो यहाँ पे देखिए जहांगीर कहाँ आ रहा है, यहाँ जैसे आ रहा है। तो इसका कार्यकाल अप्रॉक्सीमेटली कब से कब था? 1605 से लेकर 1627 के आसपास था। तो 1627, क्वेश्चन क्या पूछा है? 1621 में जहांगीर आया था आपके। देखिए, चंबा की स्थापना किसने की? आपके मेरूवर्मन ने की। शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की। तो आगे 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 जो 13th नंबर का जो आपके राजा थे वो थे आपके बलभद्र जी थे, जिनके इनसे ऊपर वाले जो राजा थे, इनसे पहले के राजा 12th जो राजा थे, इनके पिता हम एक तरह से कह सकते हैं प्रताप सिंह बर्मन, है ना। प्रताप सिंह बर्मन जो इनके पिता थे। तो बलभद्र सिंह 13th नंबर के राजा थे। तो हु वाज द किंग ऑफ चंबा व्हेन जहांगीर विजिटेड इन 1621। तो 1621 के आसपास, 15th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के आसपास जो उसमें चंबा के राजा कौन थे? आपके बलभद्र। तो राइट आंसर इज योर सी, बलभद्र। लक्ष्मण बर्मन, साहिल बर्मन तो बहुत पहले, अब जब आपके आप समझिए 500 एनो डोमिनी के आसपास मेरूवर्मन का जन्म हुआ, उन्होंने स्थापना की आपकी चंबा रियासत की। उसके बाद साहिल बर्मन, उसके बाद लक्ष्मण तो खैर लास्ट के है। तो बलभद्र जी आपके 13th राजा थे, जिन्होंने जो है क्या किया था, जहांगीर ने इनके टाइम में चंबा को विजिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुस्लिम रूलर इन्वेडेड कांगड़ा एंड प्लंडर्ड इट्स टेम्पल इन 1009 एनो डोमिनी। देखिए, इसकी सबसे अच्छी ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना आपने। जितने भी हमारे मुग़ल है हिमाचल प्रदेश में, इन्होंने जो भी किया, एनेक्सेशन किया, प्लंडर किया, लूटा, आक्रमण किए, इसको ट्रिक को याद रखने के एक स्टाइल में बताता हूँ। सपोज आप क्या कर रहे हो, अकबर की मम्मी से आप इंटरेक्ट हो रहे हो और आप अकबर की मम्मी को क्या कह रहे हो, गुस्से से कह रहे हो आप अकबर की मम्मी को, क्या कह रहे हो आप, मेरे, ध्यान से सुनना आपने, मेरे फैन तेरे अकबर जैसे सही। मतलब ये मैंने खुद ट्रिक बनाया हुआ, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये ट्रिक। देखिए, आप अकबर जी को, मुगलों में अकबर ही एक इस तरह का शासक था जिसने एक यूनिटी लाई थी उनमें, है ना। एक अच्छा काम भी इन्होंने काफ़ी किए थे। तो आप अकबर की मम्मी को क्या कह रहे हो, मेरे फैन तेरे अकबर जैसे सही। मेरे जो फ़ैन हैं, फ़ैन है, जो लोग हैं फ़ैन है आपके, मेरे फ़ैन तेरे, या मेरे फ्रेंड्स तेरे अकबर जैसे सही, मेरे फ़ैन तेरे अकबर जैसे सही। तो एम से क्या बना? एम से बना मोहम्मद गजनबी। डेट्स भी आपने याद रखनी है, 1009 मोहम्मद गजनबी। और एप से क्या बना? एप से बना आपका फिरोज शाह 1365। नेक्स्ट डेट इज़ योर, लेट मी चेंज द कलर एक्चुअली। नेक्स्ट डेट इज़ 1556। नेक्स्ट डेट इज़ योर अकबर
1556, यहाँ पे आपकी डेट डाल दो आप 1399, और जहांगीर का टाइम पीरियड था 1620, और लास्ट आपको पता ही है नवाब सैफ अली खान 1700 के आसपास, है ना। तो मेरे फ़ैन तेरे अकबर जैसे सही। तो क्वेश्चन आया, विच मुस्लिम रूरल इन्वेडेड कांगड़ा एंड प्लंडर इट्स टेम्पल इन 1009 एंड। अब देखिए 1009 के आसपास कौन सा रूलर है, मोहम्मद गजनबी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आपने इनके बीच का गैप थोड़ा आप नज़र मारोगे, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का गैप है लगभग 300 साल का, है ना। यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा कम है, फिर आगे 100 200 300 इस साल इस तरह का गैप है। लेकिन डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी, 1009, 1365, 1399, 1556, 1620, 1700। तो इस तरह से इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि 1009 के आसपास जो हम सभी जानते हैं मुगलों ने काफ़ी आक्रमण इंडिया ने की, मोहम्मद गजनवी से 17 आक्रमण पूरे भारत में किए, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी इन लोगों ने जो क्या किए, एनेक्सेशन किया, है ना, प्लंडर किया, यहाँ के मंदिरों को लूटा तोड़ा। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो कि इस तरह से हमारे जो आपके कांगड़ा वाले रीजन में मैक्सिमम ये मुगल जो आए थे। तो इस ट्रिक से आप बहुत आसानी से इसको दोस्तों याद रख सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मुस्लिम रूलर, ये तो खैर हो गया, हाउ मैनी मेंबर्स वर इन द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन एचपी। देखिए जो एचपी की जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली हुई थी उसमें जो हमारे कितने मेंबर्स थे, तो देखिए दोस्तों ऑप्शंस आर 26, 32, 35, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज योर, देन व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज 36। जो हिमाचल प्रदेश की जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली हुई थी उसमें 36 मेंबर आपके थे, है ना, 36 मेंबर थे। उसमें कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी। कितनी मिली थी? 24 सीटें मिली थी। तो 24 सीटें अगर कांग्रेस को मिली थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी आपकी 1952 में, जो फर्स्ट जनरल असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें डॉक्टर वाइस परमार चीफ मिनिस्टर बने थे। 24 सीटें कांग्रेस को मिली थी। बाकी किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 3 सीटें मिली थी, और आपकी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को इसमें मिली थी आपकी 1 सीट, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनको 8 सीटें मिली थी। तो टोटल सीट्स थी जो कितनी थी? 36 थी। तो फर्स्ट जनरल असेंबली की बात कर रहा हूँ मैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, बहुत ट्रिकी है। देखिए 1952 में आपकी 36 विधानसभा की सीटें थी, है ना। तो 1967 में कितनी हुई फिर? 1967 में हुई 60 सीटें। ओके गाइज। और 1972 में कितनी हुई? 68। और मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2020 में कितनी है? टिल 2020 हमारे पास जो विधानसभा की सीट्स कितनी है? 68 है। 68 एमएलए हमारे पास यहाँ पे है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट आपने याद रखनी है। 67 में हुई 60, 1952 में थी 36, और 1972 में हुई 68। तो हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एचपी? द राइट आंसर इज योर 36। नन ऑफ दिस, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया आपको ना। तो नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 132। गुज्जर्स ऑफ प्रेजेंट एचपी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ। वर्तमान हिमाचल प्रदेश के गुज्जर किसके वंशज है? देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि गुज्जर कहाँ से आए। ओके गाइज, जो देखिए जो गुज्जर आए आपके स्पेशली जो नॉर्दर्न इंडिया में, जो ये आपकी इनका जो इनहेबिटेंट, दीज आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। और जो ये एसटी आपकी पॉपुलेशन में काउंट होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0.93 लाख हमारे पास इंडिया में जो क्या है गुज्जर है। यानी कि जो हम एक तरह से समझ सकते हैं 23.6% शेयर है इनका एसटी पॉपुलेशन में इंडिया में। तो गुज्जर इनको एक तरह से जो क्या माना जाता है, इनको एक तरह से, देखिए हिंदू मुस्लिम सिख कम्युनिटी, तीनों कम्युनिटी से आते हैं। तो एक तरह से माना जाता है कि हून्स मेजर जो इनकी जो डिसेंडेंट्स वंशज जो माने जाते हैं, हून्स को इनके वंशज माना जाता है। ओके गाइज, तो द राइट ऑप्शन इज ए, मंगोलाज, अफगान्स, नन ऑफ दीज। अफगान्स, मंगोलाज, दिस इज डिफरेंट थिंग, बट हून्स आर द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमालयन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ एचपी। हिमालयन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है?
अब हिमालयन फर्टिलाइज़र जितने भी आपके बनते हैं ना, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, एक्सपोर्टेशन, इम्पोर्टेशन, है ना, और तरह तरह के फर्टिलाइज़र जहाँ बनते हैं, ए सुंदरनगर, बी पोंटा साहिब, सी परागपुर, डी नालागढ़। द नालागढ़ इज़ द राइट आंसर। नालागढ़ में ये कहाँ जैसे मंजोली, MANJHOLI, नालागढ़ के मंजोली में, डिस्ट्रिक्ट सोलन और हिमाचल प्रदेश आपका क्या है, हिमालयन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री लोकेटेड है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, रिब्बा, द लैंड ऑफ ग्रेप्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। पहले तो हमें समझना है रिब्बा वैली हम सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस है। ये कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, ना लाहौल स्पीति में है, ना सोलन में है, ना कुल्लू में, ये कहाँ, किन्नौर में। डी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए हमारे पास रिब्बा एक विलेज है, रिब्बा इज़ ए विलेज इन द POOH, POOH, इन द POOH तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, इन द POOH तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। इसकी हाइट है विलेज की अप्रॉक्सीमेटली 3745 मीटर। ओके गाइज, तो आई मस्ट टेल यू दैट ये किस चीज़ के लिए फेमस है। देखिए एक तो लैंड ऑफ ग्रेप्स, सबसे ज़्यादा अंगूर कहाँ होते हैं, हिमाचल प्रदेश में, रिब्बा वैली किन्नौर में होती है। और दूसरा एक किसी और चीज़ के लिए फेमस है, पाइन नट, NUT, पाइन नट, जिनको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, चिलगोजे। अगर आप किन्नौर गए होंगे, डेफिनेटली आई हैव विजिटेड किन्नौर मैनी टाइम्स, इवन आई हैव डन जॉब देयर। तो किन्नौर में चिलगोजा होता है आपका, ये आपका पाइन की ट्रीज़ का जो आगे का होता है उसकी तरह ही होता है। और ऐसे इसकी जैसे जो आपका ग्राउंड नट की तरह ही होता है बिल्कुल, और काफ़ी महंगा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3000 पर kg ये बिकता है, बहुत महंगा बिकता है किन्नौरी चिलगोजा, किन्नौरी पाइन नट। तो दोस्तों इसको लोकल लैंग्वेज में रीरांग भी बोलते हैं, रीरांग, RANG, रीरांग। रांग मीन्स माउंटेन एंड हिल्स, री मीन्स चिलगोजा, है ना, री मीन्स चिलगोजा, चिलगोजा की वैली, रीरांग वैली, रिब्बा वैली, है ना, इसको लोकल मिथिकल लैंग्वेज में रीरांग वैली भी बोलते हैं। री मीन चिलगोजों की वैली, है ना, माउंटेन हिल्स। तो अब और भी हमारा किन्नौर किस चीज़ के लिए फेमस है, आपको अगर पता होगा तो किन्नौर हमारा फेमस है आपके एप्पल के लिए तो है ही है, साथ में कई टाइप्स के स्पाइसेस के लिए भी किन्नौर काफ़ी फेमस है। तो अभी फ़िलहाल आपने याद रखना है, द लैंड ऑफ ग्रेप्स कहाँ पे किसको बोला जाता है, रिब्बा वैली को, क्या है, किन्नौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HP Art and Culture Academy was established in which year? Options are 1968, 1971, 1985, 1968. The right option is 1968. देखिए जो HP आर्ट एंड कल्चर एकेडमी है आपकी, क्लिफ एंड स्ट्रीट शिमला में है आपकी, और जो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई थी। बाकी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आर्ट एंड कल्चर एकेडमी of Himachal Pradesh? To promote, to enhance and encourage the various art and cultures of Himachal Pradesh. Okay guys, next question is which mirror is used as a shaving mirror? देखिए many times this question is asked in exam, काफ़ी बार पूछा जाता है, शेविंग मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, नन ऑफ दिस, कॉनकेव मिरर। द राइट आंसर इज कॉनकेव मिरर। देखिए थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जो कॉनकेव मिरर होता है इसको हम और कौन सा मिरर कहते हैं, शेविंग मिरर तो होता है, राइट। दूसरा इसको हम डेंटल मिरर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंटल मिरर, या हम इसको क्या कहते हैं, मेकअप मिरर। ओके गाइस, मेकअप मिरर जो हम जनरली घरों में यूज़ करते हैं अपने फेस को देखने के लिए, वो कौन सा मिरर होता है, मेकअप मिरर, आपका कॉनकेव मिरर होता है। क्यों यूज़ करते हैं हम इसको, क्योंकि जैसे आप ऐसे अपनी मुंह नज़दीक करते हो शीशे के पास तो क्या दिखा देता है, लार्ज, ये इमेज को एक तरह से क्या करता है, लार्ज करता है। कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं हम दोस्तों। और इसको एक और चीज़ भी बोलते हैं, हेडलाइट मिरर, जो व्हीकल के आगे के हेडलाइट्स होते हैं, हेडलाइट मिरर भी बोलते हैं इसको, हेडलाइट मिरर, कार हेडलाइट मिरर भी बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं साथ में कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, रियर, REAR, रियर व्यू मिरर, या ट्रैफिक मिरर, या सिक्योरिटी मिरर, या कहीं आपने घर के बाहर लगाया हुआ है रियर व्यू के लिए, है ना, चोर उस शीशे में आपको दिख जाए, यानी कि जो स्मॉल
स्मॉल इमेज में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी। जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे, ये ड्राइविंग सीट है, कंडक्टर सीट है, ऊपर टॉप में एक शीशा लगा होता है जिससे ड्राइवर को पीछे की सारी चीज़ें नज़र आती है। उस व्यू को, उस मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। यानी कि छोटे से मिरर में आपको बहुत सारी चीज़ें स्मॉल स्मॉल दिखाई दे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे। रियर व्यू, बिल्कुल क्लियर व्यू आपको उसमें नज़र आएगा। ठीक है, इसमें इमेज क्या होती है? स्मॉल। और कॉनकेव मिरर में क्या होती है? इमेज लार्ज होती है, हम सभी जानते हैं। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोटिंग यूज्ड ऑन रेन कोट्स आर वाटर प्रूफ बिकॉज। जो कोटिंग होती है यूज्ड ऑन रेन कोट्स आर वाटर प्रूफ बिकॉज, क्यों होती है वाटर प्रूफ? वो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कोटिंग, water is scattered away by the coating, angle of the contact increases, adhesive force becomes greater. No, the right answer is your angle of contact increases. जो angle of contact होता है कोट और आपके वाटर के बीच का, वो इंक्रीज होता है। देखिए दोस्तों, पहले तो हमें पता होना चाहिए जो आपका रेन कोट होता है, जो उसका मटेरियल बना होता है, किसी से बना होता है? फैब्रिक से बना होता है आपका। फैब्रिक कॉटन से बना होता है आपका, कॉटन से बना होता है। पॉलिएस्टर मिक्सचर्स होता है इन सब का। पॉलिएस्टर होता है, उसमें नाइलॉन होता है ना, रेयॉन होता है। इस टाइप के फैब्रिक मटेरियल का वो बना होता है। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो इंक्रीज होता ही होता है, लेकिन साथ में जो कोहेसिव फोर्स होती है इसमें ग्रेटर देन होती है एडहेसिव फोर्स। नाउ यू विल से दैट व्हाट इज कोहेसिव फोर्स। तो माय डियर फ्रेंड, कोहेसिव फोर्स क्या होती है? Cohesive force is the force between the molecule of the same substance. Okay guys, the force between the molecule of the same substance उसको क्या बोलते हैं? cohesive force। और adhesive force क्या होती है? the force between the different molecule ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोहेसिव फोर्स क्या है? ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स है। तो हमारे पास अगर एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन होती तो हमारे पास जो आपका ऊपर से बारिश आ रही है, बूंदे आ रही है, वो कोट में चिपक जाती। अगर वो चिपक जाती, सपोज मैंने कोई और कोट पहना हुआ, रेन कोट नहीं पहना हुआ, तो उसमें वो क्या, वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाते, एब्जॉर्ब हो जाने थे, तो उसको क्या बोलेंगे? एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, मतलब बिल्कुल भी उस सरफेस एरिया में नहीं टिक रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं। मतलब उनका एंगल तो एक तो साथ में बड़ा है ही है, लेकिन साथ में कोहेसिव फोर्स भी क्या हो रही है? ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, है ना। उसके कई रीज़न है। एक तो उसका मटेरियल इस टाइप का बनाया हुआ है कि जिससे आपकी कोहेसिव फोर्स जो क्या रहे? ग्रेटर देन रहे एडहेसिव फोर्स। दूसरा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट उसका इंक्रीज हो और उसमें ज़ीरो वाटर एब्जॉर्प्शन हो। ओके गाइस, तो आप समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, टेक्निकल आंसर जो इसका रहेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ए डाइसैकेराइड। विच इज़ ए डाइसैकेराइड। अब आप मुझे बताएंगे डाइसैकेराइड कौन है इसमें। ओके गाइस, देखिए फ्रक्टोज, ग्लूकोज, शुगर, जाइलोज। ओके गाइस, डाइसैकेराइड, देखिए नाम ही बता रहा है डाई मतलब दो। ओके गाइस, डबल शुगर और बायोस भी बोलते हैं इसको ना, BIOS, बायोस, डबल शुगर, डाइसैकेराइड्स। देखिए फ्रक्टोज तो वैसे क्या होता है? मोनो होता है। क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड होता है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज को जब कंबाइन करते हैं तो फिर क्या बनता है? सक्रोज। सक्रोज क्या होता है? आपका डाइसैकेराइड्स होता है। यानी कि डबल शुगर जिसमें मिक्सड अप होती है उसको बोलते हैं सक्रोज। द राइट आंसर इज योर सी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सक्रोज? दैट इज C12H22O11. Okay guys, and what about xylose? Xylose is also a monosaccharide, single saccharide, or we can single sugar. Okay guys, तो right answer is sucrose, combination of fructose and glucose. तो क्वेश्चन था which is a disaccharized, तो sucrose is a disaccharized. Next question is the charcoal used to dechlorize raw sugar. Dechlorize means to remove the color of particular sugar. The charcoal used to dechlorize raw sugar, that is your wooden charcoal, because it has most absorbing property. It has most absorbing property of color. Okay guys, तो
तो हमारे पास जो आपका देखिए डिक्लोराइज का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कलर, और जो आपका शुगर चारकोल होता है ये इसको एक तरह से शुगर चारकोल डिक्लोराइजिंग एजेंट भी होता है। ये दिस इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर द आर्टिफिशियल डायमंड, ठीक है। जो यहाँ पे वुडन चारकोल जो यूज़ होता है आपका वो होता है रॉ शुगर को डिक्लोराइज करने में। और साथ में एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जो ब्राउन शुगर है आपका, एनिमल चारकोल का यूज़ कहाँ होता है? एनिमल चारकोल का यूज़ होता है ब्राउन शुगर को डिक्लोराइज करने में, और रॉ शुगर को डिक्लोराइज करने में वुड चारकोल। और जो कोकोनट चारकोल होता है इसका यूज़ मैक्सिमम जो यूज़ इसका किया जाता है, इट इज़ यूज्ड एज ए एक्टिवेटेड पाउडर, और वी कैन से दैट एक्टिविटी पाउडर विच इज़ यूज्ड इन मेडिसिन्स, ठीक है, टू ट्रीट सॉफ्ट टिश्यूज़ कंडीशन फॉर स्किन इन्फेक्शन पर्पजेज, उसके लिए कोकोनट चारकोल का यूज़ किया जाता है इन मेडिकल इंडस्ट्री। और एनिमल चारकोल, ब्राउन शुगर डिक्लोराइजेशन, वुडन शुगर डिक्लोराइजेशन ऑफ रॉ शुगर, और शुगर चारकोल जो मैंने आपको बताया यूज्ड इन आर्टिफिशियल डायमंड डिक्लोराइजिंग एजेंट, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द चारकोल यूज टू डिक्लोराइज रॉ शुगर इज वुडन चारकोल। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीट एंड पोटैटोज आर, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हीट एंड पोटैटो, गेहूँ और आलू है, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज लॉन्ग डे प्लांट्स। देखिए जैसे कि नाम ही बता रहा है लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स मीन्स लॉन्ग डेज प्लांट्स मीन्स जो एक लंबे समय में मोर देन 12 आवर्स ऑफ डे लाइट्स, है ना, मोर देन 12 आवर्स ऑफ डे लाइट्स जिनको चाहिए होती है लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। और जो शॉर्ट डे प्लांट्स कौन होते हैं? जिनमें डे लेंथ आपकी क्या होती है? लेस देन 12 आवर्स। दे रिक्वायर लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस। Short day plants require long period of darkness, while the long day plants require more than 12 hours or long day of lights. Okay guys, and long day plants are generally we know that ये हमारे गर्मी के दिनों में समर के दिनों में क्या करते हैं? ब्लूम करते हैं। और ये हमारे जनरली शॉर्ट डे प्लांट्स जो कब होते हैं? स्प्रिंग में होते हैं। जैसे कोई फ्लावर्स वगैरह है, इनको क्या बोलते हैं हम? शॉर्ट डे प्लांट, बिकॉज दे रिक्वायर्स लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस एंड लेसर पीरियड ऑफ डे लाइट, एंड लॉन्ग डे प्लांट्स रिक्वायर more than 12 hours of the light, means long day light. Okay guys, for their blooming. तो आप समझ गए, जैसे नाम ही बता रहा है व्हीट एंड पोटैटो आपके गर्मी के दिनों में, है ना, ब्लूम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इफेक्टेड बाय फाल्सीपेरम मलेरिया। देखिए मलेरिया भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। जो फाल्सीपेरम मलेरिया को काफ़ी सीवियर और काफ़ी डेंजरस मलेरिया माना जाता है। ये देखिए कोई भी आपका जो मॉस्किटोज़ है, इंसेक्ट अगर काफ़ी हार्मफुल इंसेक्ट अगर आपको बाइट करता है, इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ या इन्फेक्टेड मच्छर आपको बाइट करता है, तो उससे क्या रहता है आपका फैल्सीपेरम मलेरिया होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। इससे क्या होता है? हाई लेवल ऑफ पैरासाइट्स इन ब्लड में जो हाई लेवल के पैरासाइट्स जो क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं आपके ब्लड में। जब हाई लेवल के पैरासाइट ब्लड में बढ़ जाते हैं तो आपके जो रेड ब्लड सेल है इससे काफ़ी इफेक्टेड होते हैं। रेड ब्लड सेल काफ़ी इफेक्टेड होते हैं तो इसमें डेथ रेट इंक्रीज होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, है ना, गुजरने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो हम ये इससे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बॉडी का पार्ट जो इफेक्ट होता है वो ब्रेन है आपका ना। ये ब्रेन सेल्स को पूरी तरह से क्या कर देता है? कैप्चर कर देता है आपके ब्रेन सेल को। रेड ब्लड सेल इसके इफेक्टेड होंगे, और जो इसमें आपके जो है क्या कहते हैं इन्हें, पैरासाइट्स ब्लड में जो क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। तो दोस्तों इसलिए जो भी इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ की चपेट में आने से बचे, तो ये था हमारा फाल्सीपेरम मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क ऑफ हड़प्पन इज फाउंड इन द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क ऑफ द हड़प्पन इज फाउंड इन द डॉकयार्ड, फायर अल्टार्स,
टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर ग्रेट, द राइट आंसर ग्रेट बाथ। हम सभी जानते हैं, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो, है ना, हम सभी जानते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए हड़प्पन पीरियड कब से कब तक शुरू हुआ, 2500 से 1750 बिफोर क्राइस्ट, ये हमारे पास हड़प्पन का पीरियड रहता है। तो जो ग्रेट ग्रेट बात आपका हड़प्पा कहाँ पे, हड़प्पा देखिए हमारे पास हड़प्पा आपका पंजाब, पंजाब ब्रिटिश पंजाब था उस टाइम। नो प्रेजेंट डे इट इज़ इन पाकिस्तान, हड़प्पा विलेज इज़ इन पाकिस्तान। तो ये आपका कब बिल्ट हुआ था, 3K to 2K BC के आसपास, है ना, 3000 मिलेनियम बिफोर क्राइस्ट के आसपास ग्रेट बाथ स्नानागार वहाँ पे मिला था जब एक्सकवेशन किया गया था। तो हड़प्पन पीपल इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो एविडेंसेस जो मिले थे वहाँ पे, तो मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क ऑफ द हड़प्पन इज़ फाउंड इन ग्रेट बाथ, है ना। हड़प्पा वासियों को सबसे सुंदर ईंट कार्य कहाँ पाया गया था, ग्रेट बाथ। और ईंटें इतनी सुंदर होती थी, वी कांट इमेजिन इवन अबाउट दैट। अगर आपने गूगल किया होगा कभी नेट में, ग्रेट बाथ की जो हड़प्पा की जितनी भी साइट्स है, जैसे कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है ना, इस तरह की, तो उनके जो ईंट्स थे, जिन जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, काफ़ी सुंदर थे। वी हैव नॉट गूगल्ड, यू कैन गूगल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए डिसिपल ऑफ बुद्धा। तो दोस्तों जो बुद्धा है, हमारे महात्मा बुद्धा, बुद्ध धर्म के जो हमारे संस्थापक थे, 563 BC में लुम्बिनी नेपाल में जिनका जन्म हुआ था, हम सभी जानते ही हैं। जो आपके प्रसेनजीत थे, आपके बिंबिसार थे, है ना, अजात शत्रु थे, सारे के सारे क्या थे, बुद्धा के डिसिपल थे, है ना। तो ये चेतका कौन था फिर, ये चेतका था आपका, चेतका वॉज ए स्टाउंच, एक बहुत ही कटर जैनिज्म फॉलोअर था ये ना, जैनिज्म फॉलोअर, जो लेटर ऑन कहाँ बना, किंग ऑफ वैशाली, वैशाली बिहार यूपी, ठीक है। तो लेटर ऑन ये जैनिज्म था, बुद्धिज़्म नहीं था, जैनिज्म, ये जैनिज्म था। तो चेतका वॉज ए स्टाउंच जैनिज्म फॉलोअर एंड ए किंग ऑफ वैशाली, ओके गाइज। और इसकी जो बेटी, जो कौन सी, चित्का की बेटी थी त्रिशला, जिसकी शादी बाद में सिद्धार्था के साथ हुई थी, ओके गाइज। तो इसमें से जो ऑप्शन राइट है आपका सी, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डिसिपल ऑफ बुद्धा, चेतका वाज नॉट ए डिसिपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन नॉर्दर्न इंडिया हर्षा अथॉरिटी डिडंट एक्सटेंड, सॉरी, इन नॉर्दर्न इंडिया हर्षा अथॉरिटी डिड नॉट एक्सटेंड ओवर, ऑप्शन इज कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और बिहार। द राइट आंसर इज योर कश्मीर, ओके गाइस। देखिए जो हर्षा अथॉरिटी, पहले हम समझते हर्षवर्धन बिलोंग्स टू बर्धना डायनेस्टी, और इसको और क्या बोलते थे, पुष्या, PUS भाई, ये पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और इनकी कैपिटल थी कनौज, KANNA, कनौज। हम सभी जानते हैं हमारे पास 600 BC के पास जो हमारे पास 16 जनपद थे, 16 जनपदा थी, उनमें से एक बहुत ही मगधा, कनौज भी बहुत जो एक समृद्ध और शक्तिशाली हमारे पास जनपद थी। कनौज कैपिटल थी इनकी, हर्षा अथॉरिटी की। तो देखिए हर्षा अथॉरिटी कहाँ आपकी एक्सटेंड हुई, हम सभी जानते हैं आपके राजस्थान में हुई, पंजाब में हुई, बिहार में हुई, हरियाणा में हुई, है ना, यूपी में इन्होंने राज किया, MP में स्पेशली कनौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। लेकिन ज़्यादा ये इन्होंने राज किया होगा आपका जो नॉर्दर्न इंडिया का नीचे वाले हिस्से है, और आपके ईस्ट टूवर्ड्स वेस्ट इंडिया, लेकिन बुरी तरह से नॉर्दर्न इंडिया लाइक जम्मू कश्मीर, यहाँ ये नहीं गए। तो इन नॉर्दर्न इंडिया हर्षा अथॉरिटी डिड नॉट एक्सटेंड ओवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन ए, कश्मीर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय डियर फ्रेंड, बाबा फरीद was associated with which Sufi order? तो बाबा फरीद ऑप्शंस आर सुरवर्दी ऑर्डर, क्वादरी ऑर्डर, चिश्ती ऑर्डर, नक्शबंदी ऑर्डर। देखिए सबसे पहले ये सूफी ऑर्डर क्या रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय सूफी ऑर्डर। देखिए सूफी ऑर्डर इज़ नथिंग बट सिंपली इट इज़ ए इस्लामिक
mysticism. It is Islamic mysticism. MYSTI. Islamic mysticism means it's the way to get इंटरेक्टेड विद गॉड थ्रू योगा, है ना, थ्रू मेडिटेशन. आपको मतलब एक तरह से ध्यान में चले जाना है. इस्लामिक में जैसे हमारे हिंदुज़म में गीता में क्या बताया होता है, पुराणों में क्या बताया होता है, उसी तरह से एक दिस इज़ द अनदर वर्ल्ड, दिस इज कॉन्शियसनेस. हम बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना. तो उसी तरह से एक तरह से सूफिज़म कॉन्शियसनेस है, मिस्टिसिज्म है. ओके गाइज, तो जो ये आपका बाबा फरीद था, पहले इसको समझो ये बाबा फरीद कौन था. ये 1173 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था मुल्तान में, MULTN, मुल्तान. प्रेजेंट डे मुल्तान, आई थिंक प्रेजेंट डे मुल्तान इज़ इन पाकिस्तान. उस टाइम ये ब्रिटिश पंजाब में था. तो चिश्ती ऑर्डर से ये इसका राइट ऑप्शन सी है. तो चिश्त इज़ ए बेसिकली टाउन इन अफ़गानिस्तान. ओके गाइज, जो का बाबा फरीद था, ये जो आपका गुरिद एम्पायर का सुल्तान था. कहाँ का? गुरिद, GHURAD. तो आपका पंजाबी मुस्लिम प्रीचर था, एक मिस्टिक था ये. पंजाबी मुस्लिम प्रीचर था ये. क्या था ये? पंजाबी मुस्लिम प्रीचर था, मिस्टिक. तो सूफी ऑर्डर, बाबा फरीद वॉज एसोसिएटेड विद सूफी ऑर्डर. तो राइट आंसर चिश्ती ऑर्डर. ओके गाइज, मैंने आपको बताया कि 1173 में इसकी स्थापना हुई. बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ. अभी पिछली वीडियो में एक हमारे स्टूडेंट ने कमेंट किया, हमने ऐसी जीके की वीडियो डाली थी कि सर आराम से बताइए, आप पूरा डिटेल में बताइए. तो इसलिए हम डिटेल में बता रहे हैं आपको. तो मुल्तान में इसका जन्म हुआ था 1173 ईस्वी में बाबा फरीद का. ये पंजाबी मुस्लिम प्रीचर था, एक मिस्टिक था, है ना. और जो आपका सूफी ऑर्डर, सूफिज़म क्या है? सूफिज़म इज़ रिलेटेड टू योर इस्लामिक में मिस्टिसिज्म, जो मैंने आपको बताया. ओके गाइज, टू गेट गॉड एलोन. ओके, तो इसके बारे में इतना आपने याद रखना है. द नेक्स्ट इज़ द रूल एस्टेब्लिश्ड बाय मोहम्मद गोरी लास्टेड फॉर नियरली. जो मोहम्मद गोरी था आपका, मोहम्मद गोरी कौन था? देखिए, ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गोरी एक तरह से जनक था. मुस्लिम साम्राज्य को हिंदुस्तान में इस्टेब्लिश करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हमारी मोहम्मद गोरी ने, है ना. मुस्लिम रूल को जितना भी इस्टेब्लिश किया, है ना, इंडिया में, जो मोहम्मद गोरी ने किया. तो मोहम्मद गोरी ने जो ये मोहम्मद गोरी बेसिकली कौन था? मोहम्मद गोरी एक तरह से अफ़गानी था. ठीक है गाइज, अफ़गानी था. ये अपने घोर, GHOR, घोर घुरिद एम्पायर, घुरिद, GHURAD, घुरिद एम्पायर, EMPIR, घुरिद एम्पायर की इसने स्थापना की थी. और ये आपका अफ़गानिस्तान और जो आपका ईरान वाला एरिया है, उस वाले रीजन से हिंदुस्तान में आया था. सबसे पहले इसने अटैक, हम सभी जानते हैं, कहाँ किया था? MULTN, मुल्तान में. मुल्तान अभी मैंने आपकी थोड़ी देर पहले बताया आपको, बाबा फरीद भी मुल्तान के थे. तो मुल्तान में इन्होंने अटैक किया, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में. ये पहले ब्रिटिश पंजाब में था. 1135 में उससे पहले आक्रमण किया हिंदुस्तान में. उसके बाद हम सभी जानते हैं एक फेमस बैटल हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 में, त्राइन का युद्ध जिसको कहा जाता है. बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें फर्स्टली आपके पृथ्वीराज चौहान जीते थे. फिर बाद में आगे वो युद्ध बढ़ता गया था, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई. तो द रूल एस्टेब्लिश बाय मोहम्मद गोरी लास्टेड फॉर नियरली 300 ईयर्स. 300 साल तक चला ये स्पेशली. एंड तो मोहम्मद गोरी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए, इनको आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय गांधी जी मेंट. देखिए, सत्याग्रह मतलब क्या होता है? सत्य की खोज, सत्य के लिए लड़ना, एजर्शन ऑफ ट्रुथ, है ना. तो सबसे पहले पैसिव रेजिस्टेंस, इसका ऑप्शन टू स्टॉप वर्क एंड गो ऑन फास्ट टू आइडेंटिफाई. तो राइट आंसर एजर्शन ऑफ ट्रुथ, सत्य के दावे का. गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह साधन था सत्य के दावे का. तो इसमें मैं बताता हूँ, सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह कब चलाया? हम सभी जानते हैं गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में चलाया. उसके बाद उसी सत्याग्रह चलाने की वजह से उन्होंने साउथ अफ्रीकन लोगों ने इनको कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया.
ये सत्य के लिए लड़ते थे, काले लोगों के अगेंस्ट लड़ते थे, जिस कारण हम सब जानते हैं पीटर्सबर्ग उस रेलवे स्टेशन में बिजनेस क्लास जहाँ पे अंग्रेज़ बैठते थे वहाँ पर गांधी जी को बैठने से लात मार कर बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, तो सत्याग्रह सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया 1906 में, और इंडिया में कब स्टार्ट किया 1917 में चंपारण में, बिहार के चंपारण में, इंडिया में इन्होंने 1917 में सत्याग्रह शुरू किया। तो दोस्तों सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय गांधी जी मेंट फॉर असर्शन ऑफ ट्रूथ, सत्य के लिए लड़ना, सत्य के लिए खोज, सत्य के धाबे का, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लॉक माउंटेन्स हैव ओरिजिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ, देखिए जो ब्लॉक माउंटेन जो बनते हैं आपके, देखिए नाम ही बता रहा है ब्लॉक मतलब ब्लॉक। देखिए सपोज एक माउंटेन था मेरे पास, ठीक है, ये ब्लॉक में कन्वर्टेड हो गया, इट गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लॉक्स। अब तुम कहोगे सर ये बीच में से क्या हो गया, तो मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। अब देखिए ये बीच से जब आपकी दो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है मूव करती है ऐसे, और जैसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक आ रहा है ड्यू टू सुनामी, सपोज ये यहाँ से क्या कर गया, सेपरेट कर गया। अब ये लग से ब्लॉक बन गया, ये लग से ब्लॉक बन गया, ये लग से ब्लॉक बन गया, ब्लॉक माउंटेन्स बन गए। और ये जो बीच में होता है इसको क्या बोलते हैं हम, फॉल्ट। क्या बोलते हैं, FAULT, फॉल्ट, या हम इसको बोलते हैं क्रैक, CRACK, क्रैक। फॉल्ट या क्रैक, जो पैरेलल या फॉल्ट जो क्रैक अकर्स होते हैं आपके व्हेन एवर द टेक्टोनिक प्लेट्स मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, जो उससे क्या होता है वर्टिकल जो फ्रैक्चर्स जो आते हैं यहाँ पे, वर्टिकल, ये क्या है वर्टिकल फ्रैक्चर, वर्टिकल जो फ्रैक्चर्स जिससे आते हैं, फॉल्ट्स आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है आपके जो ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे कैसे ब्लॉक माउंटेन बना हमारे पास, तो राइट आंसर इज फॉल्ट, फॉल्टिंग की वजह से जो ये फॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं फॉल्ट, फॉल्ट जो आया ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द अर्थ, उससे क्या बनते हैं आपके ब्लॉक माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस। सो गाइज, पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त सूर्य तपन का प्रतिशत कितना है, तो देखिए जिससे स्टैंडर्ड वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इट हैज़ बीन टेकन इन द स्केल अप्रॉक्सीमेटली 51%, ऐसा माना जाता है जो पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त जो सूर्य तपन होता है पृथ्वी में 51% होता है ना। इसको आपने याद रखना है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाई टाइड्स आर कॉज्ड व्हेन, देखिए हाई टाइड्स कब होती है, देखिए हम सभी जानते हैं जब हमारे पास क्या होता है, सपोज ये क्या है हमारे पास, सपोज हमारे पास क्या है, तीनों जब एक साथ लाइन में होते हैं, जैसे सपोज ये हमारे पास सन है, लेट्स इमेजिन दिस इज सन एंड दिस द अर्थ, दिस द मून, जैसे मर्जी ले लो आप लाइन में रख दो, ठीक है। वेन एवर सपोज ये अर्थ है, लेट मी चेंज द कलर, देखिए ये अर्थ इलिप्टिकल शेप्स की होती है ऐसे, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ओबियस है उससे क्या होती है टाइड जनरेट होती है। तो यहाँ और यहाँ क्या होती है हमारे पास हाई टाइड्स, क्या होती है हाई टाइड, HT, हाई टाइड्स होती है। और जो इस वाले सरफेस में क्या होती है लो टाइड, बिकॉज देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, देर इज़ नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। तो जब तीनों लाइन में होते हैं, द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन सेम डायरेक्शन में होते हैं, उसमें जो क्या होता है हमारे पास आपकी हाई टाइड्स होती है। ओके गाइज, तो एक ट्रिक मैंने आपको और बताई थी, SEM है ना, जब आपका क्या होता है SEM, जब मून एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, सन अर्थ मून ऐसे लाइन में आपके अर्थ जब बीच में आती है सन और मून के। तो अभी आपने याद रखना कि हाई टाइड कब होती है, हाई टाइड अर्थ है, अर्थ के चारों ओर क्या समुद्र है, जल है, तो हाई टाइड जनरेट होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, ठीक है, जब तीनों का क्या होते हैं आपके एक डायरेक्शन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु अमंग द फ्लोइंग इज द सेकेंडरी कंज्यूमर इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। देखो माय डियर फ्रेंड, ऑप्शंस आर बीटल, बीटल मीन्स भृंग, भृंग मतलब ए लार्ज इंसेक्ट है ना, भौरा कुछ भी हो सकता है, भौरा बोलो, मक्खिया, मक्खी, मच्छर, ये आपकी बीटल की कैटेगरी में है बीटल। नेक्स्ट इज स्नेक,
लाइन, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले समझते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर होता क्या है। देखिए माय डियर फ्रेंड, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है। देखिए मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, लेट मी चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ कि सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है। लेट मी चेंज द कलर। देखिए सपोज मैंने यहाँ चार्ट बनाया हुआ है, सपोज इसके फर्स्ट उसमें क्या है हमारे पास, ग्रास। क्या है? ग्रास, GRASS, ग्रास है इसमें, है ना। और आपके जितने भी ग्रास से नीचे समझो आप, मैंने आपके कितने भी रखे, न्यूट्रिएंट्स रखे, डिकम्पोजर, बैक्टीरिया, स्लग, है ना, जो भी आपके डिकम्पोजर है। अब ग्रास से ऊपर मैंने एक और सेगमेंट बनाया जिसमें जिसमें मैंने रखा किस किस को, रैबिट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट विद दिस पेन, सो यू जस्ट लिसन, ओके गाइज। रैबिट, इंसेक्ट्स, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, रैट, माउस, ठीक है, इस कैटेगरी में उनको रखा। उसके बाद मैंने स्नेक को रखा, फ्रॉग को रखा, है ना, स्नेक को रखा, फ्रॉग को रखा, और उसके बाद मैंने किसको रखा, जैसे आपके ऑल है ना, ईगल है, इन सबको रखा। तो सबसे पहले इनको क्या बोलते हैं, ये तो हमारे पास प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है, नीचे डिकम्पोजर, उसके बाद प्रोड्यूसर, और ये हमारे पास क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, और ये क्या हो गया हमारे पास, सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर का टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर के बाद मतलब आप समझिए टॉप प्रीडेटर, टॉप प्रीडेटर, टॉप प्रीडेटर। अब आपके जो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर में ग्रास है, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद सॉरी प्रोड्यूसर में ग्रास है, प्राइमरी कंज्यूमर में आपके रैबिट्स है, इंसेक्ट्स है, उसके बाद साथ में क्या है, ये क्या खाते हैं, घास को खाते हैं। इस घास को कौन खाता है आपके पास, इस रैबिट, इंसेक्ट, रैट को कौन खाता है, स्नेक और फ्रॉग। तो स्नेक और फ्रॉग क्या होगा आपके, सेकेंडरी कंज्यूमर, SC, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो राइट आंसर इज योर स्नेक। देखिए लाइन भी सेकेंडरी कंज्यूमर में आ सकता है, लेकिन लाइन भी तो हमारा पास रैबिट को खा सकता है ना, रैट को खा सकता है, क्योंकि वो भी आपके पास क्या, आपके पास एक तरह से कार्निवोर ही है ना। वी नो दैट जो आपके रैबिट्स है, इंसेक्ट, रैट है, ये क्या होते हैं, हर्बीवोर्स, जो सिर्फ घास खाते हैं, मांस नहीं खाते। ये क्या होते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स, यानी कि ये मांस खाते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले कौन सा है, सेकेंडरी कार्निवोर्स, जो अपने खाने के लिए सिर्फ मांस ही खाते हैं और दूसरे जानवरों को मारते हैं। और एक होते हैं ओमनीवोर्स, हम सबको पता ही है, ओमनीवोर्स जो क्या खाते हैं, मांस भी खाते हैं और घास भी खाते हैं, उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स। जैसे आपका बियर भालू हो गया, टर्टल हो गया, कीबी हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, और ह्यूमन भी ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। जो कार्निवोर्स होते हैं आपके, जैसे आपका लाइन कार्निवोर्स है। तो मैंने आपको सेकंड कैटेगरी का जो ये सेगमेंट्स बताया यहाँ पे, ये वाला सेगमेंट बताया मैंने आपको। तो सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी ये कौन से, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में मैंने आपको बताया स्नेक और फ्रॉग। तो राइट आंसर इज योर सी नहीं, राइट आंसर इज बी। आई थिंक सी भी इसका ऑप्शन होना चाहिए। वैसे लाइन भी इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर में आता है, लाइन इज ऑल्सो ए प्राइमरी कार्निवोर्स। चलो राइट आंसर इज स्नेक, इन्होंने स्नेक दिया है, तो लाइन को इन्होंने आई थिंक टर्शरी कंज्यूमर मान लिया होगा, या टॉप प्रीडेटर मान लिया होगा, है ना, जो दूसरों पे अटैक करे। तो राइट आंसर इज योर स्नेक। ये एक साइकिल है, आप हम सबको पता ही है, हमने 6th-7th क्लास में पढ़ा होता है साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया एंटी साइक्लोन्स अकर्स ड्यूरिंग। देखिए एंटी साइक्लोन और साइक्लोन, पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटी साइक्लोन क्या होता है और साइक्लोन क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो एंटी साइक्लोन होता है उसमें क्या होता है, देखिए जो साइक्लोन होता है, पहले साइक्लोन समझते हैं हम क्या होता है। साइक्लोन होता है, साइक्लोन एक तरह से हम तूफान कह सकते हैं। साइक्लोन क्या, तूफान है, स्टॉर्म है, सिस्टम ऑफ विंड्स है दैट रोटेट्स अराउंड ए सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। वो किस में होता है, साइक्लोन में होता है। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, एंटी साइक्लोन इज आल्सो स्टॉर्म, द सिस्टम ऑफ विंड्स दैट रोटेट्स अराउंड ए सेंटर ऑफ हैवी वेरी वेरी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हाई द फ्लो ऑफ विंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड्स आपकी ऐसे ऊपर से आएगी और नीचे ऐसी एक तरह से क्या होगी, ऐसे एक तरह से डाइवर्ज होगी। एंटी साइक्लोन इज a process of diverging of air, and in case of cyclone, CYCLONE, साइक्लोन में क्या होता है, एयर आपकी इधर उधर से आके एकदम सेंटर की ओर क्या होगी, वो कन्वर्जिंग ऑफ एयर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ साइक्लोन, ऐसे
एयर्स आती है ऐसे कन्वर्ज होती है एक जगह आके, है ना गाइज, मतलब आपका सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर ऐसे अंदर को जाती है। ओके गाइज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं ये कब अक्कर होते हैं, विंटर्स में होते हैं, आपके ठंडे दिनों में होते हैं। उसमें क्या होता है, जो हाई अल्टीट्यूड में प्रेशर्स जो क्या रहता है, हाई अल्टीट्यूड्स में जो प्रेशर, हाई प्रेशर्स एयर जो क्या करती है ऐसे मूव करती है जब नीचे की साइड को, तो उस दौरान आपके एंटी साइक्लोन्स होते हैं। एंड एंटी साइक्लोन ऑल्सो कॉल द प्रिडिक्टर्स ऑफ फेयर वेदर, है ना, मौसम जो बिल्कुल साफ वेदर रहेगा या नहीं रहेगा, इस ये इंडिकेट करता है आपका एंटी साइक्लोन। और दूसरा जो आपका साइक्लोन है, दिस इज़ ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ रेन, है ना, क्लाउड्स, और आपके हम एक तरह से कहें बैड वेदर्स। ओके गाइज, तो दिस इज़ द सिंपल डिफरेंस बिटवीन एंटी साइक्लोन साइक्लोन। और जो आपके वार्म साइक्लोन्स होते हैं, वार्म साइक्लोन, उसी से हमें पता है जो अमेरिका साइड हरिकेन्स आते हैं, है ना, हरिकेन्स, दिस इज ऑल्सो ए फेरोशियस टर्म ऑफ साइक्लोन, है ना, जो टोर्नाडो आते हैं, है ना, और उसके बाद जो टाइफून्स, इन सम कंट्री इट इज़ कॉल्ड, ठीक है। इसी के वो बेसिक आपका साइक्लोन और एंटी साइक्लोन से शुरू होता है। जैसे मैंने आपको बताया द स्टॉर्म और विंड। ओके गाइज, द स्टॉर्म एंड द सिस्टम ऑफ विंड दैट रोटेट्स अराउंड सेंटर ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एंटी साइक्लोन। ऐसे हवा का फ्लो नीचे की साइड को आएगा और साइक्लोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द टाइडल पोर्ट। देखिए टाइडल पोर्ट, कौन टाइडल पोर्ट है, ये जानने से पहले जानते हैं टाइडल पोर्ट होता क्या है। तो टाइडल पोर्ट जो होता है आपका, जिसमें क्या करता है आपका, जो वाटर लेवल जो होता है चेंजेस विद ओशियन टाइड, है ना, जिसमें वाटर लेवल क्या करता रहता है, ओशियन के साथ चेंजेस होता रहता है। और जो नॉन टाइडल पोर्ट होता है उसमें जो वाटर फीडिंग जो कहाँ से होती है, रिवर से होती है, रन ऑफ द रिवर से होती है। लेकिन जो उसमें क्या होता है आपका, ओशियन की जो टाइड्स है वो जैसे जैसे वो चेंज होती है, तो नॉन टाइडल पोर्ट में उसकी बिहेव चेंज नहीं होती है, लेकिन जो टाइडल पोर्ट होती है उसमें चेंजेस होती रहती है। ओके गाइज, तो हमारे पास टूटीकोरिन में हम जानते हैं इंडिया का फेमस जो है टाइडल पोर्ट कहाँ पे है, कांडाला में है, वेरी गुड, ये कांडला में, सॉरी कांडला पोर्ट, है ना, कांडला पोर्ट ये कहाँ है, गांधी धाम में। कहाँ है, गांधी धाम, आपका वे ऑफ कच्छ, है ना, 90 किलोमीटर फ्रॉम कच्छ है ये गांधी धाम, बे ऑफ 90 किलोमीटर फ्रॉम कच्छ, गांधी धाम गुजरात में है। ओके गाइज, इसको हम दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी बोलते हैं। और इसकी स्थापना किसने की थी, खैन महाराजा धीराज खैन, KHENGARGI खैनरजी थर्ड, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। खैनगरजी थर्ड, जो कि कच्छ स्टेट, KUTCH, कच्छ स्टेट ऑफ गुजरात, उस वहाँ के महाराजा थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी कांडला पोर्ट की। ये दिस इज़ वन ऑफ द ओनली टाइडल पोर्ट ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लार्जेस्ट पोर्ट हमारे पास कौन सा है, मुंबई पोर्ट, हम सभी जानते हैं। ये टूटीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में, हम सभी जानते हैं। ये मारवा गांव कहाँ पे, ये साउथ गोवा में है दोस्तों। और ये आपका पैरादीप कहाँ पे, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में, जहाँ की वेयर देयर इज ए महानदी, जो महानदी उड़ीसा की, और जो बे ऑफ बंगाल जहाँ पे जो है इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे ही आपका पैरादीप पोर्ट है। लेकिन ऑप्शन अभी हमने मेरे को पूछा हो विच इज़ द टाइडल पोर्ट, दैट इज़ ए कांडला पोर्ट, है ना, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी इसको कहा जाता है। जब भी मोदी जी भाषण देते तो काफ़ी हाईलाइट करते हैं, आपने अगर सुना होगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जो क्या होता है आपका ट्रेड होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कांडला पोर्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए दोस्तों, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स चाहे 7-6, ठीक है, 7, उनका जो अगर आपको लगता है वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके गाइज, पार्ट 3 में ये आता है आपके, Part 3, Article 32. You can go directly to Supreme Court if you are feeling that your fundamental rights are violated, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो Article 32 इज़ द राइट आंसर। इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल भी कहा जाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू, प्रेसिडेंट कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू, the right answer is your
Chief Justice of India, Prime Minister, Speaker of Lok Sabha, the right answer is none of this, because President can forward his resignation to Vice President. Okay, guys. If the post of Vice President is vacant, then President can forward his resignation to CJI. Okay, guys. तो प्रेसिडेंट जो रेजिग्नेशन किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना हो वो किसको देता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देना वो किसको देता है? लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा या प्राइम मिनिस्टर को. ओके गाइस. तो इन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 56 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, a president can give his resignation to vice president. Okay guys, very important question. मेजर स्टूडेंट्स इसमें क्या लिखते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि रॉन्ग आंसर है. प्रेसिडेंट कैन फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू वाइस प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मेनी टाइम्स द टेन्योर ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज टू 6 ईयर? हाउ मेनी टाइम्स द टेन्योर ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज टू 6 ईयर? द राइट आंसर इज 1. ओके गाइस, सिर्फ एक बार लोकसभा का टेन्योर इंक्रीज किया गया था 6 साल का. क्यों किया गया था? ध्यान से सुनो. 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी. उन्होंने जो सिख लोग खालिस्तान की मांग कर रहे थे, उस टाइम काफ़ी दंगे हुए थे, तो उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी, नेशनल इमरजेंसी. तो 1975 में नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का टेन्योर बढ़ा दिया गया था 5 से 6 साल. और हम जानते हैं द नेशनल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन और भी हुई. कब हुई? 1962 में, जब इंडो चाइना के बीच में वॉर हुई. 1971 में जब आपकी इंडो पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई. और ये थर्ड वन इज 1975. और हम बात करते हैं इसकी, ये आपकी इन पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 352 बिलोंग्स टू नेशनल इमरजेंसी. और हम सभी जानते हैं आर्टिकल 356 बिलोंग्स टू स्टेट इमरजेंसी, एंड अगेन आर्टिकल 360 बिलोंग्स टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो इंडिया में आज तक कभी नहीं लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी. और जो स्टेट इमरजेंसी है ये इंडिया में लगती रहती है, हम सभी जानते ही है ना. और जो नेशनल इमरजेंसी मैंने आपको बताया 1962, 1971 और 1975 में लगी थी. और जो लोकसभा का टेन्योर बढ़ाया गया सिर्फ ओनली एक बार. ओके गाइज, तो नेशनल इमरजेंसी मैंने आपको बताई 3 टाइम्स. Next question is very important. The retired judge of High Court is not permitted to practice as lawyer in. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होती है. ऑप्शन इज सुप्रीम कोर्ट, एनी कोर्ट इन इंडिया, हाई कोर्ट वेयर ही रिटायर्ड फ्रॉम, नन ऑफ दीज. नाउ द राइट आंसर इज योर द हाई कोर्ट वेयर ही रिटायर्ड फ्रॉम. According to the provision of Indian Constitution, Article 220, it tells that the retired judge of High Court is not permitted to practice as lawyer in the High Court where he retired from. जहाँ से वो अगर रिटायर हुआ है तो वहाँ पे वो एज ए लॉयर काम नहीं कर सकता है. वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकता है, किसी और हाई कोर्ट में वो काम कर सकता है, अदर हाई कोर्ट में वो काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 220. और इसको ओथ कौन दिलाते हैं? जो भी जज है आपके हाई कोर्ट के, हम सभी जानते हैं, गवर्नर दिलाते हैं. ओके गाइज, तो राइट आंसर इज योर सी. पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम. देखिए, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू मेजर द पैरामीटर्स ऑफ एनी इकोनॉमी. टू जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, इकोनॉमी को देखने के लिए पर कैपिटा इनकम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपकी. तो हम सभी जानते हैं नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. जैसे पर्टिकुलर आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट है, अगर उसका पर कैपिटा इनकम आपको निकालना है, आप कुछ नहीं करना. आपने उस डिस्ट्रिक्ट की इनकम बटे उस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन, तो आपकी पर कैपिटा आपको लग जाएगा कि एक लोग कितना वहाँ पे कमाता है. एवरेज पर कैपिटा इनकम इस तरह से निकलती है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स. देखिए, नाम ही बता रहा है डायरेक्ट टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स. व्हाट इट मीन? पर्सन पेज टैक्स फ्रॉम ऑन पॉकेट्स. कोई उसका व्हीकल टैक्स है, इंश्योरेंस टैक्स है, अपना टैक्स है, गाड़ी का टैक्स है, घर का टैक्स है, तो ऑन द सेम पर्सन. ठीक है. और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं आपके, जैसे वैट है, वैल्यू एडिड टैक्स है, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी है, लेकिन खैर अब तो सिर्फ सिंपल एक ही टैक्स है, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स. लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स जो कौन सा होता है इसमें? सेम, ऑन द सेम पर्सन. द बी इज द राइट आंसर. Okay guys, now the next question is also related to science.
Atom is related to molecule. As we have already studied in the lower classes, like combination, the group of atom is called, we know that group of atom is called molecule. In the same way, cell, the group of cell, we know that group of cell is called tissue. Group of cell is called tissue, and the group of tissue is called organism, organ and organism. तो right answer is your organism. C is the right answer. देखिए, इसमें एक कन्फ्यूजन था. अगर हम इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में ले जाए, ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज ऑल्सो कॉल्ड बैटरी. ठीक है, अगर हम इसका राइट आंसर डी भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने बायोलॉजिकली इसको लिया है. एटम इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल, इन द सेम वे सेल इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म. ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड, मीन्स cell constitutes to form organism and atom constitutes to form molecule. And the next question is, my dear friend, next question is, देखिए ये आपके क्या बोलूँ मैं आपको, रीजनिंग क्वेश्चन है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है. आप इसमें प्रॉपरली बैठ के ABCD अल्फ़ाबेट्स लिखिए, फिर देखिए कौन सा डिजिट कौन से पॉइंट में है, किस तरह से अरेंजमेंट्स में लिया था. राइट आंसर इज C. Next is very important question. Which Indian tech company has recently partnered with Indian Institute of Science on robotics and 5G, fifth generation? तो right answer, which one? Wipro, Infosys, Tata, Reliance. The right answer is Wipro. तो सबसे पहले हम बात करते हैं Wipro. Wipro क्या है? What is Wipro? Wipro is Western Indian Palm Refined Oil Limited. It's difficult to write with this pen, so just listen guys. Western Indian Palm Refined Oil Limited. It was established in 1945 by Mohammad Premji. Which one? Mohammad Premji. Mohammad Premji. And who is the owner of Wipro? Owner of Wipro is Azim Premji. मोहम्मद प्रेमजी के बेटे अजीम प्रेमजी, और आजकल जो इसके चेयरमैन है अजीम प्रेमजी के बेटे अपने ऋषिद. कौन है इनके चेयरमैन? ऋषद प्रेमजी. ऋषद प्रेमजी इसके क्या है? चेयरमैन है दोस्तों. यानी कि हम एक तरह से जो फाउंडर थे इसके, मोहम्मद प्रेमजी, उनके पोते ऋषद प्रेमजी आजकल इसके क्या है? चेयरमैन है. और विप्रो का CEO कौन है? विप्रो का CEO अभी हाल ही में 2020 में बने हमारे, कौन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. THIERRY. थेरी डिलापोर्ट. ये फ्रेंच बिजनेसमैन है. थेरी डिलापोर्ट इज द CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विप्रो, एंड ऋषद प्रेमजी इज द चेयरमैन ऑफ विप्रो. सो गाइस, विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु. विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? बेंगलुरु है. तो इन्होंने क्या किया था? भागीदारी की थी किसके साथ? IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ भागीदारी की थी इन्होंने. सुल्तान से भागीदारी की थी 5G के रिगार्डिंग. ओके, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू विच इंडियन टेक कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑन रोबोटिक्स विद 5G. खैर अभी इंडिया में 5G लॉन्च हुआ नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में हो गया है मैक्सिमम, काफ़ी कंट्रीज़ में जो काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, लेकिन इंडिया में अभी 5G तक नहीं हुआ है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट द कम्युनल हार्मोनी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? सो गाइज, कम्युनल हार्मोनी डे क्या होता है? कम्युनल हार्मोनी डे को हिंदी में क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक सौहार्द्र दिवस, यानी कि सद्भावना दिवस. देखिए, कम्युनल डे, हार्मोनी डे क्यों मनाया जाता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड on the occasion of birthday anniversary of Rajiv Gandhi, the former Prime Minister of India, Rajiv Gandhi ji, on his birthday anniversary in India, Communal Harmony Day is celebrated, Sadbhavana Divas. It is celebrated basically to encourage, enhance the integration, the peace in all the religion, in all the community of India, है ना. एक हारमोनी इंडिया में बनी रहे, उसके लिए जो हमारे पास कम्युनल हारमोनी डे सेलिब्रेट किया जाता है 20 अगस्त को. कब हुआ था राजीव गांधी का बर्थडे? 20 अगस्त को. नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, अगेन फिर से वही आपका लॉजिकल है कि आपकी 20 लाइनें दीजिए, इस पोजीशन में
लड़की लिखा हुआ है कि इन ए रो गर्ल्स बी नाइस 12th फ्रॉम द स्टार्ट, 9th इंप्रेशन फ्रॉम द एंड। तो इस तरह से आपको लग जाएगा कैलकुलेशन करके पता। द राइट आंसर इज योर बी 63। नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ वर्ड इम्पल्सिव। देखिए इम्पल्सिव होता है समथिंग वेरी केयरलेस, एंड ऑप्शन कॉशियस, कॉन्सिडरेट, क्लेवर, कनिंग। द राइट आंसर इज कॉशियस। कॉशियस मीन्स वेरी अवेयर अबाउट द ड्यूटी, और वी कैन से दैट cautious, something very aware, and considerate, it is a little bit of different, someone who cares about something. Clever ये कुछ और चीज़ हुआ। cunning is something in negative way, clever what in some bad manner. So the right answer is cautious. The next is one word substitution for a given word, a post without remuneration। बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी अगर पैसों के, अगर आप कहीं कहीं काम कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे उसको? ऑनररी, ऑनररी सर्विस, है ना, ऑनररी, ऑनर सर्विस आप एक तरह से दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड नेवर लाफ, फिल इन द ब्लैंक्स, द पुअर। यू शुड नेवर लाफ एट पुअर, नॉट ऑन, नॉट ओवर, नॉट फॉर, वट एट आएगा, अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन जो आपका आएगा एट। नेक्स्ट हिंदी के क्वेश्चंस, जैसे हम सभी जानते हैं HP SSC में आते हैं 2-3 क्वेश्चन हिंदी के। तो शुद्ध शब्द क्या है? नक्षत्र गलत है, ये भी गलत है, ये बिल्कुल साफ पता चला। अगर हिंदी न्यूज़पेपर रोज पढ़ते तो आपको एकदम माइंड इट हो जाएगा कि नक्षत्र ऐसे लिखते हैं। निरुक्त का संधि विशेष है दोस्तों, नि हलन प्लस युक्त, ये वाला राइट, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज याचना का बहुवचन है। ऑप्शन याचना, याचना, याचिका, याचनो। तो दोस्तों याचना का जो बहुवचन होता है हमेशा याद रखना आपने, याचना का बहुवचन हमेशा याचना ही रहता है। तो इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन गाइज ऑफ दिस सीरीज। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक, डू सब्सक्राइब, शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड इसी तरह की HP SSC HW SSC के क्वेश्चन के एनालिसिस और वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सॉल्व क्वेश्चन पेपर के लिए अगर आप चाहते इसी तरह की हम सीरीज और वीडियोस आपके सामने हम लेकर आए, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।